दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के बारे में। जीडीपी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इस वीडियो में आपसे मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस के ही बारे में बात करूंगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस की अगर बात करूं मैं, तो जो इसकी डेफिनेशन वो क्या कहती है, वो कहती है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year। अब अगर इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहला वर्ड है फाइनल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल। दूसरा वर्ड है सर्विसेज, ये दो वर्ड हो गए। इसके बाद डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स में बड़े ही अलग तरीके से उसको डिफाइंड किया गया है और उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में उसे समझेंगे, ठीक। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड भी समझना बड़ा जरूरी है, जो लास्ट वर्ड था डेफिनेशन का, ठीक। तो आइए चलिए बारी बारी से समझना शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे सर्विसेज की दोस्तों, तो जनरली जो डेफिनेशन था मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स आप सभी लोग जानते हैं, जैसे शूज़ हो गए, वेजिटेबल्स हैं आपकी, ये सारे गुड्स हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब आप लाते हैं, वो गुड्स है, ये सारे गुड्स हैं आपके। लेकिन सर्विसेज को आपको देखना है तो ऐसे देखें, जैसे टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपकी पूरी है, और हॉस्पिटैलिटी या हॉस्पिटल्स भी। तो ये सारी सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज मतलब सर्विसेज हैं ये। अब टीचिंग सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, स्कूल्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आपको डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, या हैदराबाद मेट्रो कॉरपोरेशन आपको देती है। ढेर सारी जो मेट्रोज हैं वो देती हैं, इंडियन रेलवे देती है आपको, और आपको देती है अलग अलग बस कंपनीज, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट की बस बॉडीज़ हैं अलग अलग स्टेट में, वो देती हैं। तो ये सर्विस सेक्टर्स की बात हो गई। बैंकिंग की बात की जो मैंने आपसे, तो बैंक की जो सर्विसेज है वो आपको, जैसे आईसीआईसीआई है सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पे एसबीआई है, तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और हॉस्पिटल्स में आप जानते हैं, हॉस्पिटल्स में जो बड़े नाम्स हैं, अपोलो वगैरह, वो आपको सर्विस देते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टीसीएस, इन्फोसिस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये सारी देती हैं आपको सर्विसेज, ठीक। अब अगर हम अपने इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसमें मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है। एक बहुत बड़ा महकमा जिसको हम जीएसटी डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, वो उसका काम ही है कि सर्विस टैक्स कहीं चोरी हो रहा हो तो पकड़ने का काम है उसका, और मेरे ख्याल से लाख लोग उसमें काम करते हैं। एक बहुत बड़ा विंग है, ठीक। अब मैं बात करूंगा आपसे फाइनल गुड्स की। एक वर्ड आया था फाइनल गुड्स, क्योंकि ये फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स क्या है। फाइनल गुड्स की बात करूं अगर मैं दोस्तों, तो जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री में, ऐसा नहीं कि वो सारे कंज्यूम कर लिए जाते हैं डायरेक्टली। ढेर सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो कोई प्रोड्यूसर, मतलब कोई दूसरा प्रोड्यूसर, उससे एज इनपुट मटेरियल यूज़ करता है और उससे नया गुड्स बनाता है। जैसे समझिएगा, खेत से निकला आलू कंज्यूम भी किया जा सकता है घर पे सब्जी बना के, या घर पे चिप्स बना के, और दूसरा तरीका ये है, आलू कोई चिप्स की फैक्ट्री उठा लेती है और उससे चिप्स बना देती है। तो आपने देखा इसके इस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर गुड्स फाइनली कंज्यूम कर लिया गया तो वो गुड्स कहलाता है आपका फाइनल गुड्स, और गुड्स कंज्यूम नहीं किया गया लेकिन वो किसी दूसरे फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन का एक पार्ट है, तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, अभी आपने देखा कि चिप्स की फैक्ट्री ने आलू खरीदा, तो ये जो आलू है ये चिप्स की फैक्ट्री के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन उसी आलू को जब आप घर पे कंज्यूम करते हैं तो वो फाइनल गुड्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे आलू पकाया, आपने खा लिया, कोई पूछेगा भाई कितने का पड़ा सब्जी, आप बता दोगे आलू का रेट वेट जोड़ के, वही आपका हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो चिप्स में बदलता है, जो आलू 5 रुपये किलो था, अब छोटा सा पैकेट आप देखते हैं 20 रुपये का हो जाता है। मतलब उसमें एक मॉनिटरी वैल्यू बहुत तगड़ी ऐड होती है, एक नया फाइनल प्रोडक्ट जनरेट होता है जो अब कंज्यूम किया जाएगा एंड कंज्यूमर, यानी कि आप और हमारे द्वारा, ठीक। ऐसे ही देखें, अगर आप टोमेटो की बात करूं मैं, तो टमाटर घर पे लेके आए, घर पे चटनी बनाई, सब्जी में डाल लिया, या ऐसा कुछ कर लिया आपने, तो ये आपने कंज्यूम कर लिया सीधा, तो ये उस केस में क्या है, फाइनल गुड्स है। लेकिन यही टमाटर अगर टोमेटो केचप वाली कंपनीज उठा लें और वो बनाती हैं,
तो टमाटर इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है और फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स टोमेटो केचप हो जाता है। तो दोस्तों इस केस में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बस कि जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते, हम सिर्फ फाइनल गुड्स लेते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में भी लिखा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं काउंट करते, एक ये क्वेश्चन आता है बच्चों का। उसका कारण ये है कि देखिए, आलू खेत से निकला 5 रुपए किलो, यहाँ पे सभी चीज़ की मार्केट वैल्यू लेनी है। पहला बॉडी है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, डेफिनेशन में। तो मार्केट वैल्यू लेनी है आपने आलू देखा 5 रुपए किलो, 5 रुपीज़ पर केजी, और जैसे ही ये चिप्स बनता है, अब उसके बाद मेरे ख्याल से हो सकता है ये 200-300 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चिप्स बिकेगा। तो अगर आपने जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त उस आलू के 5 रुपीज़ भी लगा लिए और इस चिप्स के 200 रुपीज़ भी लगा लिए, तो इस आलू की डबल काउंटिंग हो गई, क्योंकि इस आलू की कॉस्ट ऑलरेडी उस चिप्स में इंक्लूड करके ही जो प्रोड्यूसर है उसको फिर उसकी फाइनल प्राइस डिसाइड करेगा, है ना। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स जितने भी होते हैं प्रोडक्शन के हिस्से, उनको छोड़ देते हैं। प्रोडक्शन के दौरान जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हों उनको छोड़ देते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स लेना है। एक चीज़ ये समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं आगे, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड की बात करूं अगर दोस्तों, तो पूरा 1 साल अकाउंटिंग पीरियड होता है। जनरली जब से अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। डेट की अगर बात करें हम, जो पूरे विश्व में लगभग पूरे विश्व में फॉलो होता है, वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर करंट अकाउंटिंग ईयर की मैं बात करूं, इस साल कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2022 को और ये ख़त्म होगा अगली साल 31 मार्च 2023 को। तो ये एक अकाउंटिंग ईयर ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे ख्याल से आपको इस डेफिनेशन पे क्लैरिटी आई होगी थोड़ी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर यूज़फुल रहती है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए ताकि और ऐसी वीडियोज़ लाने का मन बने। थैंक यू।